दोस्तों नमस्कार। इस देश को चला कौन रहा है? आप कहेंगे जिस सरकार को चुना है वही सरकार तो यह देश चला रही है। तो अगला सवाल होगा, जिन नीतियों का ऐलान किया जाता है अगर उसके सरोकार इस देश के लोगों से ना हो तो फिर इस देश को वाकई क्या वही सरकार चला रही है जिसे हमने और आपने चुना है? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि देशभक्त सरकार तो देश के हित के लिए ही काम कर रही है। तो उसके बाद का सवाल होगा, जिन नीतियों को इस देश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस देश की बैंकिंग प्रणाली, इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर और इस देश के भीतर में बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में जब ऐलान होता है और उसका उल्टा असर लोगों पर पड़ रहा हो, तो भी क्या वही देश चला रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई नीतियां बनाता है और इस देश में मौजूदा सरकार सिर्फ उन नीतियों का ऐलान करती है क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक जमीन ढह कर गिर पड़ी है और एक ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हो चली है जहां पर कर्ज के अलावे उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है और जिससे कर्ज लिया जाएगा वो जाहिर है अपनी नीतियों को बतलाएगा और उसकी नीतियां उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगी जहां पर मुनाफा कमाया जा सके। लोगों को उसके हक में क्या कुछ मिलता है यह कोई मायने रखता नहीं है। तो क्या वाकई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हो या बीते 30 दिनों के भीतर 8 राज्यों से 8 देशों से आए राष्ट्राध्यक्षों की भारत में मौजूदगी हो, उनसे जो अर्थव्यवस्था को लेकर संवाद हो, या फिर भारत के वित्त मंत्री अभी वाशिंगटन में जिस तरीके से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और G20 के फाइनेंस मिनिस्टरों से मुलाकात कर रही है, क्या उन सब का नजरिया भारत को लेकर किसी नई नीतियों को भारत में लागू कराना है, या भारत दंडवत हो चला है आईएमएफ के सामने, दुनिया में जो जो कर्ज देते हैं उनके सामने और उनकी नीतियों को लागू कराने की दिशा में बढ़ चला है? अमृतकाल का यह दौर है। अमृतकाल भारत की आजादी के 75 बरस और अमृतकाल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगले 25 बरस का रोडमैप तैयार कर रहे हैं और आईएमएफ की नीतियां बहुत बातों को बहुत साफ तौर पर बतला रही है। आईएमएफ को भारत में बैंकों की जरूरत नहीं है। वो बिना बैंकों के ही रोजगार को होते हुए, आगे बढ़ते हुए धंधे को देखना चाहती है। उसे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि भारत के भीतर में एग्रीकल्चर की जमीन से जुड़े किसान मजदूर बड़ी तादाद में बेरोजगार होकर मजदूरों में तब्दील हो जाएं और वह उद्योगों में उत्पादन पैदा करने के लिए सस्ते मजदूर के तौर पर भारत को में योगदान बटाएं। यह क्या वो चाहती है? हमें लगता है कि आज इन परिस्थितियों में जरा समझने की जरूरत है कि जो दुनिया की नीतियां हैं भारत की डावाडोल अर्थव्यवस्था के भीतर, उन नीतियों का प्रभाव भारत में कैसे हो रहा है और क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उन नीतियों को भारत में लागू कराने की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। इसीलिए कमोवेश वो हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र करते हैं, यानी धंधा करने में कोई मुश्किलात ना आए। बहुत सारे कानून पुराने खत्म भी कर दिए गए जिनकी संख्या 3000 से ज्यादा है। तो क्या वाकई भारत में बिजनेस और धंधा करना अनुकूल हो जाए तो भारत के लोगों की स्थिति ठीक हो जाएगी? हमें लगता है आज इस बात को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आईएमएफ का जो पूरा खाका निकल कर आया और दुनिया जिस तरीके से भारत को देखना चाहती है उसमें भारत के आम लोग कहीं फिट नहीं होते हैं। जो गरीब मजमून और जो मजदूर तबका है वह भी सोच ले, जो बेरोजगार तबका है वह भी सोच ले, जो ये सोच रहा है कि इस देश में उत्पादन बढ़ क्यों नहीं रहा है, कारखानों की चिमनियों से धुआं निकल क्यों नहीं रहा है, वह भी सोच ले, और जिसे कॉरपोरेट को लेकर गुस्सा है कि कॉरपोरेट इतना कमाता है और उसको भी टैक्स में रियायत दे दी जाती है, तो वह भी सोच ले। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त जो आईएमएफ के जरिए या वर्ल्ड बैंक के जरिए या दुनिया के उन ताकतों के जरिए भारत को दी जा रही है, बताई जा रही है, और भारत उसे लागू करने से कतरा नहीं रहा है क्योंकि सरकार को चुना हमने आपने जरूर है, लेकिन सरकार खुद को बनाए रखने के लिए और इस देश को चलाने के लिए जिन हाथों की कठपुतली है उनके जरिए ही पैसा आएगा और उन्हीं के जरिए उनकी अपनी सत्ता मजबूती के साथ बनी रहेगी। शायद यह संदेश अंदरूनी तौर पर इस सरकार को मिल चुका है। कॉरपोरेट पर कोई बोझ नहीं डालना है, यानी कॉरपोरेट टैक्स कट हो तो अच्छा है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी है,
बैंकों का निजीकरण कीजिए, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दीजिए। सरकारी बैंकों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले 25 बरस के भीतर में जो डिजिटलाइजेशन होना है और जिस क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत के वित्त मंत्री ने अमेरिका में जाकर कहा कि दरअसल इस पर थोड़ी नकेल कसने की जरूरत है, अन्यथा आतंकवादी या मनी लॉन्ड्रिंग की दिशा में यह पूंजी चली जाएगी, वो कहने भर की बात थी। आईएमएफ का बहुत साफ मानना है, हर हाल में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, हर हाल में क्रिप्टो करेंसी की इजाजत होनी चाहिए और हर हाल में भारत के भीतर सस्ते लेबर उपलब्ध होने चाहिए और खेती पर आश्रित जो मजदूर और छोटा किसान है उसे वहां से मुक्त करें और भारत के भीतर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में चीजों को आगे बढ़ना होगा। और भारत की इकोनॉमी बहुत शानदार है, दुनिया की तमाम इकोनॉमी से बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत का जो ह्यूमन इंडेक्स है या भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि यह दुनिया के मानचित्र पर सबसे ज्यादा मजदूरों को उपलब्ध कराने की दिशा में बन सकता है, एक बड़े कारखाने के तौर पर। तो आइए जरा इसे परखने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत इसी बात से हो जाए कि बैंकों की जरूरत आईएमएफ को नहीं है, वर्ल्ड बैंक को भी नहीं है। भारत के भीतर में बैंक जो बेचने की प्रक्रिया आईडीबीआई से सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगी वह रुकेगी और थमेगी नहीं, क्योंकि जो आइडिया है उसके पीछे क्रिप्टो करेंसी है, वही क्रिप्टो करेंसी जिसको लेकर संसद के भीतर सरकार लेकर तो नहीं आई, उसको पेश तो नहीं कर पाई विधेयक को, लेकिन 30% के साथ कुछ नकेल कसने की कोशिश और अपनी क्रिप्टो करेंसी लागू कराने की सोच आरबीआई की तरफ से जरूर दे दी गई। ये वही आरबीआई है जो 2019-20 तक क्रिप्टो करेंसी का विरोध करती रही। करेंसी अगर सरकार के हाथ में ना रहे और करेंसी किसी के हाथ में रहे तो जाहिर है सिस्टम उसके हिसाब से चलेगा, उस देश की सत्ता उसके हिसाब से चलेगी। तो पहला शक, क्या आने वाले वक्त में जो भारत की करेंसी है वो भारत की राजनीतिक सत्ता से हटकर उस अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के पास तो नहीं पहुंच जाएगी जो भारत की राजनीतिक सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की दिशा को तय कर सकता है? इसके लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो हो रहा है, ना सिर्फ भारत बल्कि आईएमएफ का बहुत साफ कहना है, आप लोगों ने इतना कर्ज ले लिया है हमसे कि दुनिया के भीतर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो कीमत लगाई जाती है उससे भी लगभग 2.5 गुना ज्यादा कर्ज तो दुनिया ले चुकी है। और इतनी बड़ी तादाद में दुनिया जब कर्ज ले चुकी है और उसकी कीमत जो उसके द्वारा बताई गई वह तकरीबन 150 लाख करोड़ से ज्यादा है, यानी हम 5 ट्रिलियन डॉलर की दिशा में बढ़ रहे हैं। यहां पर 150 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है दुनिया पर, उसमें भारत भी कर्ज में डूबा हुआ है, आईएमएफ से उसने भी कर्ज लिया हुआ है। सवाल है दुनिया के सारे देश अब क्रिप्टो यानी डिजिटल एस्पेक्ट में बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसको कौन सा देश किस रूप में आगे बढ़ाएगा इस दिशा में सोचना शुरू करें। भारत के भीतर का एक सच जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, ये थोड़ा समझना चाहिए कि भारत में लगभग 116 लाख करोड़ यानी टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन आता है, जिसमें ईटीएच आता है, जिसमें यूएसडीटी यानी टीथर आता है, जिसमें बीएनबी यानी बेंसन कॉइन आता है, जिसमें एक्सआरबी आता है, जिसमें लूना आता है, एडीए आता है, एसओएल आता है, डीओटी आता है, एलटीसी आता है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। एलटीसी का लिथिकॉइन है, डीओटी का पॉलकॉड है, ये सबके अलग अलग नाम है। लेकिन इन सब को जब मिलाइएगा, जो टॉप 10 कॉइन्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के मायने से जुड़े हुए हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो दुनिया में लगभग, सिर्फ टॉप 10 का हम जिक्र कर रहे हैं, 116 लाख करोड़। और भारत के भीतर में बिटकॉइन और इथेरियम सबसे ज्यादा चलन में है और यह लगभग 1207 बिलियन डॉलर, यानी यह भी लगभग 90 से 100 के बीच में लाख करोड़ के भीतर में यह आ जाता है। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी अगर पैरेलल में चल रही है और दुनिया से कर्जदार देश जो है दुनिया में लगातार कर्ज के ऊपर निर्भर हैं, तो जिसके हाथ में करेंसी होगी वही दुनिया को चलाएगा। वो ताकत जिनके पास होगी और उस ताकत के आश्रय वह एक एक देश को नया नया निर्देश देंगे। उसी निर्देश के तहत बहुत साफ है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए, जो बैंक इंटरेस्ट रेट कम करते हैं उसको कम कीजिए। कानून की अड़चन धंधा करने में बिल्कुल ना आए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र था। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रो कैपिटल होना चाहिए,
यानी पूंजी के अनुकूल ही आपका रिफॉर्म होना चाहिए, लेबर या कंट्री के लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। यह आईएमएफ की बहुत क्लियर कट लाइन है। जो दिवालिया कंपनी है उनको भी आप राहत और रियायत दें, जिससे आने वाले वक्त में वह और धंधा कर सके किसी दूसरे क्षेत्र में जाके। इसके लिए भारत ने आईबीसी कोड बना दिया, उसमें एनसीएलटी अपने तौर पर काम करने लगा, और वो ट्रांसफर ऑफ मनी कैसे किस कॉरपोरेट से दूसरे कॉरपोरेट की दिशा में होगी, इस दिशा में चीजें काम करने लगी। यानी भारत के भीतर में बढ़ती हुई इकोनॉमी के सरोकार लोगों के जेब से नहीं है, बल्कि उन कॉरपोरेट सेक्टर और नेटवर्क का विस्तृत करने वाले बड़े इंडस्ट्रीज जायंट और कॉरपोरेट के लोग हैं, जो पूंजी को और ज्यादा डेवलप करेंगे लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। यानी दूसरा सवाल यहां पर निकलता है, असमानता व्यापक तौर पर और बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल यह है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भारत को पूंजी देने को तभी तैयार है, या फिर वो मान रहा है क्या कि भारत के भीतर में जो एनपीए है, भारत जो कर्ज में डूबा हुआ है, भारत के भीतर जो इन्फ्लेशन है। यह सवाल भी पूछा गया वाशिंगटन में। जवाब मिला कि भारत अभी डेंजरस सिचुएशन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन चिंताजनक स्थिति जरूर है। यानी भारत अभी श्रीलंका नहीं हुआ है, लेकिन हो भी सकता है, उस दिशा में चीजें जा भी सकती हैं। लेकिन हम है ना, जो आईएमएफ लगातार इस बात को अपनी पॉलिसीज को बतलाता है, और उसमें इस बार पहली बार उसका जोर डिजिटल इकोनॉमी को है, और डिजिटल इकोनॉमी के सरोकार बैंकों से नहीं रहे, और वह बैंकों के समानांतर नॉन बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करे, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिजनेस कर सके और चीजों को आगे बढ़ा सके। क्योंकि भारत के ऊपर जो कर्ज भी है, अगर उस कर्ज की परिस्थितियों को भी अगर हम परखना शुरू करें, वो डॉक्यूमेंट बहुत साफ तौर पर जानकारी देता है कि भारत के भीतर में एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो तकरीबन $615 बिलियन का है। इसमें गवर्नमेंट का डेब्ट लगभग $131 बिलियन का है, और प्राइवेट जो डेब्ट है वो तकरीबन $484 बिलियन का है। लेकिन कॉमर्शियल बोरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, $226 बिलियन। यानी ध्यान दीजिए, जब धंधा ही डिजिटल इकोनॉमी के साथ हो जाए तो ये रुपए की करेंसी, बैंकिंग की सिचुएशन और जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो एक झटके में गायब हो जाएगा। और हमारे यहां का एक बड़ा तबका, लगभग 92%, जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे उस करेंसी पर आश्रित हो जाए। वह करेंसी सरकार के हाथ में ना रहे तो जिनके हाथ में हो वह इस देश को चलाने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दें, या उस सरकार को मुखौटे के तौर पर रखा जाए कि आप हमारी नीतियों को लागू कराते रहिए, और उसी दिशा में हम भारत को किस बाजार की तरीके से कन्वर्ट करना है ये हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, तो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार की स्थिति कमोवेश ऐसी ही हो चली है, क्योंकि वो जाहिर है कल किसी दूसरे को भी चूज कर सकती है। आज आप नहीं है तो कल मान लीजिए किसी कांग्रेसी को चूज कर लिया कि आप हमारे काम को कीजिए, हम आपको सत्ता में ले आएंगे। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की कीमत लगाई जा रही हो और डेमोक्रेसी कॉस्टली होती चली जा रही हो, जो भारत के भीतर में हर चुनाव जितना कॉस्टली हो गया है, तो इसका मतलब है पूंजी ही मैटर करेगी। और उस करेंसी पर कब्जा जब वहां की सरकार का नहीं होगा, या तभी होगा जब वह उन नीतियों को लागू कराए जिनके हाथ में करेंसी की ताकत आने वाली है, और क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो उस ताकत को किसी भी राजनीतिक सत्ता को डिगाने की परिस्थिति में ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये सारे सवाल आईएमएफ की पॉलिसीज को जब परखना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत साफ तौर पर है। अब उसके भीतर जब जाएंगे तो उसमें बहुत साफ है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग सेक्टर जो है, कॉरपोरेट को मजबूत करना है और कॉरपोरेट से जुड़े हुए बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना है। गवर्नमेंट के बैंकिंग सेक्टर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। जो राजस्व के जरिए जो राजकोषीय घाटा होना है उसको पूरा करने के लिए आपको सब्सिडी कम कर देनी है। यानी जो भी सरकार योजनाएं बना रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का जिक्र हो, चाहे इंश्योरेंस देना हो, फसल बर्बाद हो जाए, या किसी भी तरीके से, चाहे हेल्थ सिस्टम को ले, सारी चीजों के लिए मार्केट को क्रिएट कीजिए। इसीलिए ध्यान दीजिए, मोदी गवर्नमेंट 3 बातों पर लगातार जोर देती है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा मोनेटाइजेशन। कीमत हर चीज की लगनी चाहिए, यह सरकार का मानना है, लेकिन सरकार के भीतर यह बुद्धि अचानक नहीं आई, बल्कि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था में जो इस अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। अन्यथा स्थिति तो 91 से ज्यादा विकट की है, जब हमें आईएमएफ के पास और ब्रिटेन के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, उनके सामने सोना गिरवी रखना पड़ा था। $400 बिलियन लेकर आए थे। लेकिन अब तरीके बदल गए हैं, उसकी परिभाषा बदल गई है। अब आप पॉलिसीज तय कीजिए, क्योंकि किसी को भी भारत की सरकार को चलाने में रुचि नहीं
नहीं है। भारत की सरकार को अपनी नीतियों पर चलाने की जरूरत है और वह नीतियां इस देश को चलाए, इसकी जरूरत आ गई है। यह एक नया चेंज है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जब आप किसी सत्ता पर काबिज होना चाहते हो, तरीका है। कृषि में सुधार का भी दबाव था, जो 3 कानून लाए गए। उस 3 कानून से सरकार को पीछे हटना पड़ा, उसकी राजनीतिक वजह थी। ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को पार्लियामेंट में ना ला पाना भी एक राजनीतिक वजह रही। लेकिन यह कितने दिन तक रहेगा यह नहीं कहा जा सकता है। आज नहीं कल ये दोनों चीजें आनी ही हैं। उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर भारत में लाने हैं तो आपको एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना होगा और वहां से मजदूर और छोटे किसानों को मुक्त करके एक सस्ते मजदूर में तब्दील करना पड़ेगा। यह बहुत साफ है। इतना ही नहीं, मजदूरों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ा दें, उनको ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, लेकिन उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि भारत के भीतर में उनकी बड़ी तादाद है और वो सक्षम है। इस बात को दुनिया मानती है। जीएसटी का स्लैब कम करें, जो होने जा रहा है, जीएसटी का स्लैब कम होगा। अब इसमें कुछ बातें और निकल कर आई जो भारत की राजनीति में लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट इसे लागू करा रही है। लागू कोई और करा रहा है। भारत को मार्केट कोई और बदलना चाहता है, भारत की करेंसी अपने हाथ में कोई और रखना चाहता है और भारत की सत्ता को अपनी उंगलियों पर कोई और नचाना चाहता है। जो नचाना चाहता है उसका बहुत साफ कहना है, सहलाने फुसलाने से महंगाई दर कम नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें लागू करनी होंगी। इस लागू करने में आपको किसी भी हालत में गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्र को आपको क्रिएट करना होगा, यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सेक्टर आपको डेवलप करना होगा। विश्व भर में हम क्रिप्टो करेंसी लागू करना चाहते हैं। आप इस चक्कर में मत फंसिए कि आपका रुपया और उसका डॉलर। आप क्रिप्टो करेंसी की दिशा में आइए और पूरा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जो है, भारत पर भी है दबाव है, दुनिया के उन देशों पर भी दबाव है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कि आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को डेवलप करना होगा और तमाम देशों के बीच जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम होगा यह डिजिटली ही अदा किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा और यह विश्व के लिए एक नई विश्व सहयोग व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। कमाल की चीज़ है और भारत इसमें सहभागी नहीं, बल्कि भारत इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कराने की दिशा में बढ़ भी रहा है और इसको माना जा रहा है कि ये न्यू ग्लोबल कोऑपरेशन टू गेट टू द पेमेंट सिस्टम, ये नए स्टाइल की चीज़ें हैं, अपने आप में डेवलप करेंगे। और इनका बड़ा क्लियर मानना है कि भारत के भीतर का जो भी डाटा है या जो भी स्कैम जो छुपा लिए जाते हैं वो नहीं छुपेंगे। जो भी फाइनेंस की जो वित्तीय व्यवस्था का जो पूरा वातावरण है वह भी अनुकूल हो जाएगा विश्व व्यवस्था के। और जो हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा डाटा, जिसको डाटा डिस्क्लोजर्स, क्लाइमेट फाइनेंस, ये और जो टेस्टिंग के जो क्लाइमेट एरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटली चीज़ें डेवलप की जाएंगी और इसमें उस पूरे सिस्टम को खारिज कीजिए जिससे आपके यहाँ बड़ी तादाद में लोग काम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को काम के तौर पर लगाना है तो उनकी व्यवस्था कहीं और की जाएगी। यानी जो लगातार इस बात का जिक्र होता है कि जो हम लोग पीएसयूज बेचते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं आती है। हमारी इंडस्ट्री कोई रोजगार पैदा नहीं कर पा रही और सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं आती है। किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही है उपज की, सरकार के माथे पर शिकन नहीं आती है। बैंक कर्मी 2-2, 3-3 दिन स्ट्राइक कर रहे हैं, बैंक नहीं बेचने की गुहार लगा रहे हैं, बैंकों पर एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, सरकार उस बुक को ठीक करने की मशक्कत कर रही है और अपने तौर पर माफी दे देती है कॉरपोरेट को, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं आती है। इसका मतलब है कि इस सरकार के माथे पर इस बात को लेकर शिकन है, अगर उन्होंने इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया तो उनकी सत्ता चली जाएगी। यहां पर सबसे गंभीर सवाल है, क्या भारत की राजनीतिक सत्ता में भी अंतर्राष्ट्रीय पावर सेक्टर का कोई हस्तक्षेप हो रहा है क्या, या हस्तक्षेप हुआ है क्या? और वही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक्स नहीं तो वाई चलेगा, मोदी नहीं तो कोई और चलेगा, कोई दूसरा आ जाएगा, वो हमारी बातों को मानेगा। क्योंकि इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हर कोई आतुर है, लेकिन किसी के पास कोई विजन नहीं है। इस देश को चलाना कैसे है? पूंजी हर किसी को चाहिए, क्योंकि इसकी कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमी की सोच भारत के भीतर भी पैदा नहीं की गई, जिसके पास बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स है। तो ऐसी परिस्थिति में देश में हमें चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो हमारी नीतियों को आप लागू कीजिए। तो भारत के भीतर जो नीतियां लागू हो रही हैं और जो अमृत काल का जो बजट पेश किया गया था, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था, उस बजट में क्यों कोई आंकड़े नहीं थे? आंकड़े इसलिए नहीं थे क्योंकि वह रोड मैप है। आंकड़े देने का मतलब आप रुपया देखेंगे और करेंसी धीरे धीरे डिजिटल एस्पेक्ट में बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए कि अब भारत की विकास दर दुनिया के तमाम देशों की विकास दर से बेटर है।
आईएमएफ ने भी 8.2 विकास दर की है, अमेरिका तक की 3.7 है, यूरोप पर जो टिके हुए देश हैं यूरोपियन कंट्रीज उनकी 2.8 है, यूनाइटेड किंगडम की 3.7 है, चाइना की 4.4 है, रशिया तो माइनस में चला जा चुका है युद्ध के बाद से। अब यहाँ से सवाल होता है, क्या वाकई आईएमएफ खुश है कि मोदी इकोनॉमिक्स उसी के लिए काम कर रही है? क्या ये वाकई आईएमएफ की नज़र में भारत सही है और इसीलिए भारत के बढ़ते हुए एनपीए को लेकर या महंगाई दर को लेकर या भारत कर्ज में जिस तरीके से डूब रहा है, इसको लेकर आईएमएफ डेंजरस सिचुएशन नहीं मान रहा है, चिंताजनक मान रहा है। और चिंताजनक शब्द जो है वो डराने के लिए काफ़ी होता है। डेंजरस के बाद तो वो लाल बत्ती जल जाती है, जिसके बाद सरकार और सत्ता खुद उपाय खोजने लगती है। लेकिन चिंताजनक से डेंजरस की दिशा में ना बढ़ें, तब आप आश्रित हो जाते हैं, जो आज की तारीख में हम वर्ल्ड फोर्सेस पर आश्रित होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.9% है, होलसेल इन्फ्लेशन 14.55% है। अगर आप नेचुरली चीज़ों को देखें तो जो भारत के भीतर में होलसेल इन्फ्लेशन है, आने वाले वक्त में रिटेल इन्फ्लेशन कुछ चीज़ों पर 15% से एट पार होना ही है, कुछ जगहों पर हो चला है। लेकिन जब थोक महंगाई दर जो होती है उसकी तुलना में खुदरा महंगाई दर बढ़ने लगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि किसी तरीके से सरकार के पास वह पूंजी भी खत्म हो गई जिससे वह किसी तरीके से महंगाई दर को दबाए हुए थी। तो महंगाई दर को दबाना, बेरोजगारी के आक्रोश को दबाना, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के नाम पर किसानों के सामने जो मुश्किल आ रही है उनके गुस्से को दबाना, और जो तमाम कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं इस देश के भीतर में, उनमें पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को उनको कौड़ियों के मोल देकर उनके नेटवर्थ को बढ़ाना, यही काम हो रहा है और तो कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके लिए जो पूंजी चाहिए, इसी पूंजी को विश्व बाजार से लाया जाता है, और वही विश्व बाजार अब कह रहा है कि अब आप की करेंसी जो है हमारे हाथ में आ जानी चाहिए, हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी का जो विस्तार है वो कॉरपोरेट के नेटवर्क से तय होगा। इस देश की जीडीपी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। इसमें लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है उसको हम लोग सरलता के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये कोई नहीं बतलाता है कि कल तक जो 35 रुपये प्रति व्यक्ति बीपीएल था वो आज की तारीख में 29 रुपये हो गया, 29 रुपीज़ हो गया, वो और कम होते जा रहा है। असमानता बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी कैसे भी राइज करे वो चंद हाथों में सिमटती चली जा रही है। उसी के लिहाज से जीडीपी डिफाइन हो रहा है, यानी जीडीपी के जरिए किसी देश के कॉरपोरेट की इकोनॉमी निर्धारित नहीं हो, बल्कि कॉरपोरेट की इकोनॉमी के जरिए देश की जीडीपी को मानिए। अब आप, यह एक नई फिलॉसफी जो इंटरनेशनली चीज़ें चल रही है। इसमें आखिरी बात, जो सबसे ठोस बात है, उसको थोड़ा समझ लीजिए कि पीएसयूज, जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिटें हैं, जो बैंक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में है, और जो एमएसएमई काम कर रहा है, इन सभी के लेकर जो भी पॉलिसी बनेगी वह आईएमएफ के हिसाब से ही बनेगी, वर्ल्ड फोर्सेस के हिसाब से ही बनेगी। एमएसएमई के ज़रिए कुछ शॉक एब्जर्वर का काम करता है कि सोसाइटी में वायलेंट सिचुएशन ना आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब आप काम लगाते हैं तो लोग सड़क पर चल पाएँ नहीं चल पाएँ, लेकिन एक काम साइकिल चलते रहता है तो इंडस्ट्री चल रही है, ये दुनिया को नज़र आता है। और पीएसयूज और बैंक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, इनकी ज़रूरत हमारी पूरी उस इकोनॉमी में नहीं है जिस इकोनॉमी के मद्देनज़र इस देश की ज़रूरत सिर्फ बैंक को लेकर है। तो यह एक नई सिचुएशन है। इस सिचुएशन का आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें यह लगता है कि क्या वाकई अब भारत आर्थिक तौर पर एक गुलाम परिस्थितियों की परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है, जहां पर इस देश के भीतर में जैसे आप स्वावलंबन देखिएगा, आत्मनिर्भरता देखिएगा, लोकल टू वोकल देखिएगा, इन शब्दों को जरा इस्तेमाल कीजिए, नल टू नल से जल देखिएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल आपको आईएमएफ की डायरी में भी मिल जाएगा। किसी भी देश के भीतर में इन चीज़ों को उठाया जाता है जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अपने अनुकूल करके उस देश को एक ऐसे मार्केट में तब्दील किया जाए जहाँ पर चीज़ें डंप भी की जा सकती हो, यानी दुनिया के माल जो रिजेक्ट हो उसको वहाँ पर खपाया भी जा सकता हो, और वहाँ से सस्ते लेबर के हिसाब से चीज़ें डेवलप भी की जा सके अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। यानी विश्व बाजार व्यवस्था में भारत एक ऐसे कुएं के समान है जिसके भीतर आप जितना माल डालना है डाल दीजिए, और वहाँ के मजदूरों से जितना निर्माण कराना है करा लीजिए, लेकिन लाभ और फ़ायदा दुनिया के उन विकसित देशों या ताकतवर इकोनॉमी को होगा जो दुनिया को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहते हैं। ये एक नया मॉडल है, और भारत
नतमस्तक तो नहीं हो गया? ये जवाब प्रधानमंत्री मोदी से कभी मिले तो पूछिएगा जरूर। सवाल के तौर पर पूछ सकते हैं कि उन नीतियों को हम जब देखते हैं तो यही नीतियां आखिर वर्ल्ड बैंक और IMF की नीतियां क्यों होती है, और G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठती है तो वह ग्लोबल एस्पेक्ट में क्यों चीज़ों को लेती है, जबकि देश के भीतर की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर सबको नजर आ रही है कितनी विकट हो चली है। ये सारे सवाल हैं। जवाब और रास्ता राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र को जिंदा रखने से मिलता है, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा को बदलकर खुद को गुलाम की परिस्थिति में लाकर ये कहना कि देखिए राजनीतिक ताकत तो हमारे पास है, अर्थव्यवस्था ठीक है चलेगी, ऐसा काम इस 21वीं सदी में नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।